सभी को नमस्कार। अभी तक हम लोग नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स पढ़ चुके हैं। उसके पार्ट 1 में हम लोगों ने 2020 तक के नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स को कवर किया है। अब उसके बाद में 2020 के बाद जो लेटेस्ट है 2023 तक के, वो हम लोग डिफरेंट पार्ट्स में कवर करेंगे। सारा एक साथ बताना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए पार्ट 2 में कुछ 17-18 के करीब फैक्ट्स जो है वो मैं कवर कर रहा हूँ। ये जितने भी इवेंट्स हैं ये 2020 तक हुए, जितने भी समिट्स हैं, जितने भी एक्स पास हुए, उन सब का ही परिणाम आपको देखने को मिलेगा। ये यूँ कह लीजिए कि इनका ही एक इफ़ेक्ट है। उस इफ़ेक्ट की वजह से यहाँ हमारे को सारे ये फैक्ट्स देखने को मिलते हैं। 2020 से 23 तक क्योंकि बिल्कुल लेटेस्ट है, इसलिए हम लोग इनको करंट अफेयर्स की तरह भी कंसिडर करेंगे। यहाँ हम लोग बात करते हैं सबसे पहला, ऑस्ट्रेलिया के अंदर अभी अभी एक स्पीसीज़ को एंडेंजर्ड मान लिया गया है। एंडेंजर्ड मानने के पीछे कारण यह है कि एंडेंजर्ड मतलब होता है लुप्तप्राय, मतलब जो संकटग्रस्त है, बिल्कुल कम हो गए हैं, उनको बचाना ज़रूरी है, अभी ख़त्म नहीं हुए हैं पर वो बचाए जा सकते हैं। ऐसा किसके लिए कहा गया है? तो कोआलास के लिए इनको बताया गया है। कोआलास को एंडेंजर्ड मानने का कारण क्या है कि ऑस्ट्रेलिया में 2019 में आग लग गई थी, जंगल में बहुत भारी आग लगी थी। उस जंगल की आग को इन्होंने ब्लैक समर कहा था, जिसमें 60,000 के करीब कोआलास जल करके नष्ट हो गए थे। न्यू साउथ वेल्स में कोआलास की संख्या जो पहले 2021 में पूरे ऑस्ट्रेलिया का 61% थी, वो कम होकर के 33% रह गई है। इसकी कारण एक तो ये आग है, दूसरा कारण है क्लेमाइडिया बीमारी, जो कि एक यौन संचारित बीमारी है कोआला प्रजाति की, जिसकी वजह से इनकी लैंगिक क्षमता नष्ट हो जाती है। उसकी वजह से इनकी संख्या में कमी आई है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट कब इम्प्लीमेंट हुआ था? ये एक्ट्स भी मैंने इसके अंदर क्वेश्चन वाइज डाले हैं, क्योंकि हो सकता है पार्ट 1 के अंदर आपको एक्ट्स वगैरह छूट गए हों, तो यहाँ आपको पढ़ने को मिल जाएंगे, तो ये क्वेश्चन पक्का हो जाएगा कि ये एक्ट का ईयर आपको याद है। वाइल्ड लाइफ एक्ट कब पास हुआ था? तो इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट जो है वो 1972 के अंदर पास हुआ था। अगला क्वेश्चन है, उड़ीसा हाई कोर्ट हैज़ टेकन सो मोटो कॉग्नाइजेंस ऑफ द डेथ ऑफ विच एनिमल? सबसे पहली बात तो ये सो मोटो क्या है, ये मैं आपको एनजीटी के अभी जो लेटेस्ट वीडियो है, जो आपको जेएसओ जेईई की 2023 की प्लेलिस्ट के अंदर मैंने टैग कर रखा है, उसको आप जाओ, उसमें पढ़ो सो मोटो क्या है। फिर भी मैं जानकारी के लिए यहाँ और आपको बता देता हूँ कि सो मोटो का हिंदी में अर्थ होता है स्वतः संज्ञान। स्वतः संज्ञान मतलब कोर्ट में किसी ने अपील करी, थोड़ी बहुत छोटी मोटी अपील पर ही हाई कोर्ट इतना एक्टिव हो जाता है, या फिर कोई अखबार की न्यूज़ की वजह से, कोई न्यूज़ चैनल की वजह से हाई कोर्ट एक्टिव हो जाता है और ख़ुद ही उसको जानने के लिए फ़ैसला लेता है और अपनी टीम का गठन करके उस केस को देखता है। तो ये ऐसा किस जानवर के मृत्यु होने पर ऐसा किया गया? तो उड़ीसा का तटीय इलाका है। तटीय इलाके पर जो टर्टल्स हैं, वो टर्टल्स क्या करते हैं, अपने एग्स देते हैं। आपको पता है टर्टल 300-400 एग जो है वो गड्ढा खोद करके एक ही जगह देते हैं, फिर थोड़े टाइम तक वहीं पर स्टे करते हैं और उसके बाद में जा कर के और वो जब बड़े हो जाते हैं उनको छोड़ जाते हैं। फिर टर्टल्स जब बड़े हो जाते हैं, हैच हो जाते हैं, हैच होने के बाद में वो खुद समुद्र तक जाते हैं चल करके। तो ऑलिव रिडल टर्टल, इनके 800-900 के करीब जो है वो मृत पाए गए तटीय इलाकों पर, वो कि इनके फॉरेस्ट और फिशरी डिपार्टमेंट की लापरवाही की वजह से ऐसा हुआ। इसलिए उड़ीसा सरकार ने उनको फटकार लगाई और इस मामले की सही से जांच करने को कहा। वेयर ए गंगेटिक डॉल्फिन वाज बीटन टू डेथ। बीटन टू डेथ मतलब पीट करके मार डाला। ऐसा केस कहाँ देखने को मिला? एमपी में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में या महाराष्ट्र में? तो ऐसा केस उत्तर प्रदेश में हमको देखने को मिला, जो कि एक बहुत ही शर्मनाक घटना थी।
गंगा की जो डॉल्फिन है वो सबसे इम्पोर्टेंट क्यों है हमारे लिए? तो सबसे पहली चीज़ तो कि जो गंगा की डॉल्फिन है वो गंगा नदी की डॉल्फिन नेपाल, भारत और बांग्लादेश की गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना और कर्णफुली सांगू नदी प्रणालियों में रहती है। ये जो गंगा नदी की डॉल्फिन है ये मीठे पानी में ही रह सकती है और ये अनिवार्य रूप से अंधी होती है। अंधी होने के कारण ये अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज़ करती है, साउंड प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से ये देख पाती है। पूरे नदी पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य का एक संकेतक है, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है। स्वास्थ्य का संकेतक होने का मतलब ये है कि ये पर्यावरण का संकेत करती है कि नदी में जितना मीठा पानी होगा या जितनी कम अशुद्धियाँ होंगी, भाई ज़्यादा अशुद्धियाँ होंगी तो पानी जो है वो हार्ड होने लगेगा। तो अगर मीठा होगा तो गंगा में, नदी में डॉल्फिन्स दिखेगी। तो ये एक अच्छा संकेतक है। इसको भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु के नाम से भी मान्यता दी गई है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ये संकेतक की वजह से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एनवायरमेंट फैक्टर के हिसाब से। अगला बात करते हैं कि हु हैव बीन साइटेड इन द मगुरी मोटापंग बील इन असम, तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट आफ्टर ए सेंचुरी। सदियों बाद में, एक सदी बाद में कौन सा ऐसा जानवर है? क्या वो कोआला है, क्या वो गंगेटिक डॉल्फिन है, क्या वो ब्राउन बियर है, चाहे वो मेडिटेरियन डक्ट है? आपको बताना है कि इनमें से कौन यहाँ दिखा है असम में, इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो इसका आंसर है मैंडेरियन डक्ट। मैंडेरियन डक्स जो है, सॉरी डक्ट बोलना हूँ बार बार, मैंडेरियन डक जो है वो दिखना एक बहुत ही अच्छा पर्यावरणीय संकेत है, क्योंकि ये जो डक्स हैं ये हमारे यहाँ की है नहीं, ये बाहर से प्रवासी के रूप में आती है उड़ करके। तो ये पहले भी देखी गई है, मणिपुर के अंदर दिखी गई है, लोकटक लेक के अंदर 2013 में। इस तरह से जो टाइगर रिजर्व है मानस नेशनल पार्क असम का बक्सा तहसील के डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वहाँ पर 2014 में देखी गई है और अभी अभी रिसेंटली असम के अंदर ही देखने को मिली है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि कहाँ देखने को मिली है, मगुरी मोटापंग में, ठीक है। तो यहाँ देखने को मिली है, ये एक अच्छा पर्यावरणीय संकेत होता है। अगली बात, बुद्धिस्ट मोंग का एक ग्रुप है जो तवांग डिस्ट्रिक्ट के अंदर अरुणाचल प्रदेश में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगाने के लिए विरोध कर रहा है और गवर्नमेंट से हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को बंद करने के लिए बोला है। ऐसा किस जानवर को बचाने के लिए कहा है? ब्लैक नेक्ड क्रेन को, काली गर्दन वाले सारस को, गंगेटिक डॉल्फिन्स को बचाने के लिए, ब्राउन बियर्ड्स को बचाने के लिए, या मैंडेरियन डक्स को बचाने के लिए? तो आंसर होगा इसका ब्लैक नेक्ड क्रेन को बचाने के लिए ऐसा बोला है। ब्लैक नेकेड क्रेन को बचाने के लिए ऐसा क्यों बोला है, इसका कारण क्या है? तो जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का बांध है, उस बांध के निचले इलाकों में जहाँ पर पानी भरेगा, वहाँ पर इन ब्लैक नेकेड क्रेन के अंडे देने का स्थान है। हर वर्ष यहाँ पर ये अंडे देते हैं। अब जब क्या होगा कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए जब बहुत सारा पानी यहाँ छोड़ा जाएगा तो ये पूरा पानी जो इधर फैल जाएगा। फैलने की वजह से इनके जो इलाके जहाँ ये अंडे देते हैं वहाँ ये नहीं रह पाएंगे। इसी को बचाने के लिए ये बुद्धिस्ट मोंग का ग्रुप विरोध कर रहा है। द इंडियन कोस्ट गार्ड हैज़ प्रेज्ड इनटू सर्विस एन एयरक्राफ्ट फॉर ऑपरेशन ओलिवा टू प्रोटेक्ट। तो ये इंडियन कोस्ट गार्ड मतलब हो गया ये तटीय इलाकों की रक्षक है ना। तो अभी अभी हम लोगों ने इसी वीडियो के अंदर देखा था कि उड़ीसा के तटीय इलाकों के अंदर ऐसा देखने को मिला था, जो कि ओलिव रिडल टर्टल को बचाने के लिए किया गया था। तो ऑपरेशन ओलिवा रिलेटेड टू ओलिव्स। नेक्स्ट देखें आप लोग, नेक्स्ट है द सेंटर हैज़ अप्रोच्ड द सुप्रीम कोर्ट सीकिंग मॉडिफिकेशन of its order directing that all transmission cables in the habitat of be laid underground। इनमें से कौन से जानवर को मेनली ट्रांसमिशन केबल्स की वजह से प्रॉब्लम आ रही है? तो जो सेंटर है उसने सुप्रीम कोर्ट में इन ट्रांसमिशन केबल को अंडरग्राउंड करने के लिए इजाज़त मांगी है। और क्यों? तो देखो, ये राजस्थान से जुड़ा हुआ मेनली क्वेश्चन है।
इसीलिए एक तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि राजस्थान का एक राज्य पक्षी है, उसका नाम है गोडावण। गोडावण को ही इंग्लिश में हम लोग ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहते हैं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड राजस्थान, है ना, उसके अलावा महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, इनके अंदर, इस एरिया के अंदर पाया जाता है। राजस्थान और गुजरात में इनकी बड़ी आबादी है, पर थोड़ी छोटी आबादी कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के अंदर भी है। यहाँ अगर हम लोग बात करें तो ये जो पक्षी है वो मेनली घास के मैदानों में पाए जाते हैं। और जिस तरह से गैंगेटिक डॉल्फिन्स जो है वो संकेतक है हमारी नदियों का, ऐसे ही घास के मैदानों की पारिस्थितिकी तंत्र का प्रतिनिधित्व कौन करता है? ये घोड़ावण, जिसको हम लोग ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से जानते हैं। मैंने बता ही दिया, राजस्थान का राज्य पक्षी है ये विलुप्त प्राय प्राणियों में भी पाया जाता है, पक्षियों में भी पाया जाता है। इनकी दिक्कत ये कि विलुप्त क्यों हो रहे हैं, इनका नेचुरल एनिमी कोई हो नहीं हो, पर मेनली जो ट्रांसमिशन लाइंस जा रही हैं, ट्रांसमिशन लाइंस के साथ में इनकी लगातार टक्कर होती रहती है दौड़ते समय। ये भी उसकी शुतुरमुर्ग की तरह बहुत तेज़ दौड़ता है, तो इनसे झटका लगने के कारण, दूसरी बात इनका शिकार कर लेने के कारण इनकी आबादी धीरे धीरे नष्ट हो रही है। तो उसी वजह से ट्रांसमिशन लाइंस को अंडरग्राउंड करने के लिए बोला है ताकि इनका हैबिटेट सुरक्षित रहे। अगला क्वेश्चन देखें, व्हेन शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट इम्प्लीमेंटेड। तो ये मैंने बताया आपको कि ऐसे मैं क्वेश्चंस डाल रहा हूँ जिससे आपको याद रहे। तो एसटी एक्ट कब आया था, जो कि फॉरेस्ट राइट्स के लिए है? तो ये आपको याद होना चाहिए कि 2006 में जो शेड्यूल्ड ट्राइब एक्ट है वो आया था। ये जो एक्ट है वो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, आपको पता है, क्योंकि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की जो वर्क है, वर्क में ये रुकावट बनता है ये एक्ट, इसीलिए इम्पोर्टेंट है। फिर से याद दिला दूँ, एनजीटी के 2 वीडियोज़ हमारे पास हैं। एक तो जो 2020 वाली 2020-21 की जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर भी है, उसमें हम लोग एनजीटी की संरचना की बात करते हैं। और अभी जो लेटेस्ट 2023 का जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई है उसके अंदर हम लोग एनजीटी एक्ट की भी बात कर रहे हैं और एनजीटी के संरचना की भी बात करी है। तो वो जाकर के ज़रूर देखना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वहाँ से 100% 2 क्वेश्चन वहाँ बैठने की संभावना आपके एग्ज़ाम में उस वीडियो से। अगली बात करेंगे, बिहार फर्स्ट स्टेट लेवल बर्ड फेस्टिवल कलरव। पहली बात तो यही हो गया कि बिहार का पहला पक्षी, है ना, राज्य स्तर का पक्षी फेस्टिवल कौन सा है? तो ये तो हो गया कलरव। अब ये कहाँ पर मनाया गया? तो 2 बांध है वहाँ पर, एक तो नागी बांध है और एक ये नकती बांध है। इन बांधों के पास में ही सेंचुरीज़ हैं। तो नागी नकती बर्ड सेंचुरी, इसके पास में ये फेस्टिवल मनाया गया। 3 दिन का ये इवेंट था, ओके। और इसमें जो एक्सपर्ट आए थे उन्होंने, और बर्ड लवर्स थे, वो पूरी ऑल ओवर कंट्री से इनको बुलाया गया था। अगली बात करें, द असम गवर्नमेंट नोटिफाइड फॉर एज द 7th नेशनल पार्क ऑफ द स्टेट। तो आपको बताना है कि कौन से नेशनल पार्क को 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया असम में। तो आपको देहिंग पतकाई, है ना, देहिंग पतकाई ये नेशनल पार्क है, उसको इन्होंने किया। राजस्थान में भी एक 4th टाइगर रिजर्व के रूप में एक टाइगर रिजर्व को अभी अभी घोषित किया है। तो आपको पता होना चाहिए, रामगढ़ टाइगर रिजर्व को राजस्थान के अंदर 4th टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया है। उससे पहले 3 टाइगर रिजर्व हमारे पास हैं। कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं? तो रणथंबोर है ना, मुकुंदरा हिल्स है और सरिस्का है। आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स और रणथंबोर टाइगर रिजर्व राजस्थान की कौन सी डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा है। दूसरी बात आपको ये भी बताना है कि रामगढ़ टाइगर रिजर्व कौन सी डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा है। यहाँ राजस्थान गवर्नमेंट क्या करने वाली, क्योंकि हमारे यहाँ पर टाइगर्स काफ़ी हो गए हैं
उनकी जनसंख्या भी काफ़ी हो गई है, आई थिंक लाइक 1000 के करीब संख्या हो गई है या कम हो, आई डोंट नो, उसका एक्चुअल आंकड़ा मुझे पता नहीं है। पर उनकी जनसंख्या इतनी ज़्यादा होने की वजह से इस पूरे को एक कॉरिडोर के रूप में डेवलप किया जा रहा है, जिसमें 3 टाइगर रिजर्व्स को एक साथ जोड़ा जाएगा। तो टाइगर कॉरिडोर कनेक्टिंग द न्यूली प्रपोज रामगढ़ टाइगर रिजर्व, इसमें 2 रणथंबोर और मुकुंदरा हिल्स को मिलाने के लिए रामगढ़ टाइगर रिजर्व का निर्माण किया गया। आगे देखें, एक ये फैक्ट और अपने को आना चाहिए। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA, इसका 2005 के अंदर निर्माण हुआ था टाइगर्स को बचाने के लिए। ये मिनिस्ट्री ऑफ MOEFCC, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इनके अंडर ये सिचुएटरी बॉडी है। इन्होंने क्या किया है कि MP में गुरु घासीदास नेशनल पार्क और तामोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को एज ए टाइगर रिजर्व घोषित किया है। तो ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 14, विच इज़ द ओनली सिटी इन इंडिया टू गेट दिस रिकॉग्निशन सो फार एज ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2020। बहुत बड़ी बात है, 2020 का ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड घोषित किया है किसको? इसमें एकमात्र ओनली 1 ये हमारी सिटी है इंडिया की जिसको ऐसा घोषित किया है। तो ये हो जाएगा आंसर हैदराबाद को। हैदराबाद इज़ द ओनली 1 सिटी हु डिक्लेयर्ड एज ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2020। आगे देखें, When मिशन इनोवेशन वाज अनाउंस्ड। मिशन इनोवेशन अभी 2.0 आ गया है भाई। मिशन इनोवेशन क्या है कि इनोवेशंस को और ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए ये काम करता है। पर्यावरणीय इनोवेशन होना चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए काम करना चाहिए। 30 नवंबर 2015 को इसकी शुरुआत हुई थी पहले की, और उसके बाद अभी वापस 5 साल बाद में 2020 के बाद इसकी शुरुआत हुई है। 2020 में तो आपको पता है समिट्स वगैरह हुए नहीं थे, तो 2022 में आकर के हुए थे। तो ये पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के तहत ये सब चीज़ें स्टार्ट हुई थी और अभी वापस 2.0 आ गया। आगे बात करें, व्हेन वर्ल्ड वेटलैंड्स डे इज़ सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। अच्छा क्वेश्चन है। वेटलैंड्स डे की हम लोगों ने पहले भी बात करी है। वेटलैंड्स को हम लोग, आपको पता है, रामसर साइट के नाम से भी, ईरान के अंदर जो जगह है रामसर, उसके अकॉर्डिंग रामसर साइट्स के नाम से भी जानते हैं। तो वर्ल्ड वेटलैंड्स डे कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। विच हैज़ द 42nd रामसर साइट इन इंडिया, विच वाज द। तो ये आपको ही आंसर देना है, इसका आंसर मैं नहीं दे रहा हूँ, ये पढ़ाया जा चुका है आपको पार्ट 1 अगर आप लोगों ने पूरा देखा होगा तो उसके अंदर इसका आंसर आया होगा। ये भी आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। अगली बात करें भैया, आप लोगों की जो पूरे नोट्स वगैरह की है उसकी भी हम लोगों ने पूरी डिटेलिंग कर ली है। आपके जो यूनिट वाइज टेस्ट लेने हैं उनकी भी हम लोगों ने बात कर ली है, और जो टेस्ट सीरीज़ है उनकी भी हम लोगों ने पूरी तरह से एक खाका तैयार कर लिया है कि किस तरह से आपके टेस्ट लेने। तो मेनली आपके जो नोट्स रहेंगे वो टॉपिक वाइज रहेंगे। टॉपिक वाइज नोट्स के अलावा आपकी जो यूनिट वाइज टेस्ट रहेंगे, यूनिट वाइज टेस्ट हर एक यूनिट का अब पूरे सिलेबस को हम लोग यूनिट्स में डिवाइड कर देंगे और उसका यूनिट वाइज टेस्ट लेंगे, ताकि देखो नोट्स जो है वो, मेरा एक दोस्त है उसके पास में पूरी की पूरी अलमारी भरी हुई है नोट्स, पर फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा। क्यों सिलेक्शन नहीं हो रहा है? क्योंकि नोट्स पढ़ने मात्र से सिलेक्शन नहीं होता, उनको याद करने से सिलेक्शन होता है। याद कर लिया पर उसकी वापस से किसी ने एग्ज़ाम नहीं किया कि आपको याद कितना हुआ है, तो भी सिलेक्शन नहीं होगा। तो यूनिट वाइज टेस्ट जो है वो आपको याद करवाने में हेल्प करेगा। यूनिट वाइज टेस्ट के बाद में उन सबको कंबाइन करके कि भाई पूरा मिक्स तो नहीं हो गया, उसके लिए आपको जो मॉडल पेपर सॉल्व करने को मिलेंगे, तो मॉडल पेपर की तैयारी भी बहुत ज़रूरी है। तो ये तीनों का जो है वो पूरा का पूरा पैकेज बन जाएगा आपका। ये पूरा जो पैकेज है वो
1999 मतलब 1999 रुपये का बनेगा। उसके अलावा केवल आप नोट्स लेते हो तो 899 रुपये के नोट्स हैं। यूनिट वाइज टेस्ट अगर इसके साथ में इंक्लूड करते हो तो 1399 रुपये के यूनिट वाइज टेस्ट हो जाएंगे, और जो बचेगा वो फिर आपको मेन जो मॉडल पेपर है उनका पे करना पड़ेगा। तो इस बार हम लोगों ने थोड़ा सा ये रेट रखा है, इसलिए रखा है क्योंकि जेन्युइन बंदे जो तैयारी करने वाले हैं वो ही हमारे साथ जुड़े, इसलिए ये थोड़ा सा प्राइस जो है वो हाइक है। ठीक है, अगर आप लोगों को ज्वाइन करना है तो ज्वाइन करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। कमेंट करने के बाद में आपको डिटेल दे देंगे कि किस तरह से आप ये यूनिट वाइज टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, और आप किस तरह से टॉपिक होते ही उसके नोट्स अगले ही दिन आपको प्राप्त हो जाएं। उसके लिए आप हमारे उस लाइन में डल जाएंगे, जिससे आपको टॉपिक होते ही उसी टाइम पे आपको नोट्स मिल जाएंगे, जिससे आपको पता पड़ जाएगा कि टॉपिक भी आ गया है, नोट्स आपके हाथ में होंगे और आप टॉपिक पढ़ते जाएंगे। तो ये हमारी स्कीम रहेगी। इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तैयारी आप अच्छे से करते रहिए। अभी ये मैंने पार्ट 2 बनाया है, इसके और भी पार्ट्स में लाता रहूँगा, इससे आपके करंट अफेयर्स भी कंप्लीट होते जाएंगे और इवेंट्स भी कंप्लीट होते जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।